वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेज। फ्रेंड्स, हम लोग हिस्ट्री जो कंटिन्यू चल रही है हम लोगों की, उसी आज सीरीज में हम लोग अगला पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, उम्मीद यही है कि जैसे आप लोग सारी वीडियो को आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, जिस हिसाब से आपको लग रहा है कि नहीं सर स्पीड और होनी चाहिए, क्योंकि मेरा पर्पज मैं पहले ही वीडियो में बोल दिया हूँ कि मेरा पर्पज कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को हम चाहते हैं कि वो भी पढ़ें और वो भी कंपटीशन बीट करें। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैं स्लो पढ़ाता हूँ। वीडियो भले लॉन्ग हो जाए या छोटा वीडियो मुझे करना पड़ जाए, लेकिन हमारा पर्पज जो उद्देश्य है उसके लिए हम क्या हो, हम एकदम जो वीडियो हम बनाना चाह रहे हैं कि कोई छूट ना पाए। अगर पढ़ने की इच्छा है तो इच्छा से वो उससे वंचित न किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, हिस्ट्री के अगले सिंधु सभ्यता में कुछ पार्ट हमारे अभी भी रह गए थे। कुछ पार्ट मीन्स जैसे एक दो जो प्लेस थे उनके वहाँ कौन खोजे और कौन वहाँ पे क्या मिला, ये चीज़ रह गई थी। तो आइए सिंधु सभ्यता को, जबकि हम लोग जानते हैं सिंधु सभ्यता ये देखिए फ्रेंड्स 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व ये हम लोग देख चुके हैं। लेकिन इसमें जो बचा हुआ पार्ट जो था हमारा, वो था सूत-कांगोडोर, जो अगली टॉपिक थी। इसी में क्या था, सूत-कांगोडोर। इसको हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, सूत-कांगोडोर, सूत कांगोडोर, सूत-कांगोडोर। ये देखिए एक्चुअली में जो सूत-कांगोडोर को जो खोज किए थे जगपति जोशी, जगपति जोशी। देखिए फ्रेंड्स, अब ये चीज सूत-कांगोडोर का मतलब सीधा ये पर्पज है कि जो इस टाइम पे खोजा गया था, वहां पे जब इन्होंने खोज की यानी खुदाई की, तो उसी पे देखिए ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। आइए, जब उन्होंने खोज की यानी खुदाई की, तो यहाँ पे मिला जो हमें जो मिला, घोड़े के अवशेष मिले। किसके मिले, घोड़े के, घोड़े के अवशेष, घोड़े के अवशेष मिले। ठीक है, और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। बहुत ज़्यादा पूछ लेगा कि ये चीज़ यहाँ पे मिला क्या, खुदाई का, और कौन खोजा, ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसी वेब में आगे जो हमारा है लोथल। क्या है, लोथल। अगला जो रहेगा हमारा लोथल। लोथल देखिए, इसकी जो खोज किए थे एस.आर. राव। किसने किया था, एस.आर. राव। एस.आर. राव ने इनकी खोज की थी। मैं लिख देता हूं एक एक पॉइंट को। एस.आर. राव। ठीक है फ्रेंड्स, एस.आर. राव। ठीक है, यहां पे जो खुदाई करने के बाद जो मिला, क्वेश्चन यही बनते हैं कि खुदाई का ये लोथल से क्या मिले, तो क्वेश्चन आपका रहेगा बंदरगाह। क्या, बंदरगाह पहला, और दूसरा, पहला बंदरगाह और दूसरा, देखिए अभी तक यहीं से बात पलट जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं से बात थोड़ी सी लोथल से ही आपको चेंजिंग देखने को मिल जाएगी। जब हम लोग सिंधु सभ्यता की स्टडी कर रहे थे, तो सिंधु सभ्यता में हम लोग देखे थे कि जो मकान बनते थे वो सड़क के तरफ उनके दरवाजे न होकर पीछे गली के तरफ होते थे। लेकिन जैसे ही हम लोग लोथल में, जब ऐसा राव साहब ने बताया
कि यहाँ खुदाई की गई तो बंदरगाह मिले, और दूसरा जो मिला हमें ये मकान मिले, मकान, लेकिन जो चेंज हुआ था, जो इनके दरवाजे थे वो सड़क की ओर खुलते थे। तो क्वेश्चन यहां से बनेंगे फ्रेंड्स, इसलिए बनेंगे कि यहीं से चेंजिंग हमें वैदिक सभ्यता आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन पहले हम इसको समझ लें कि जो चेंजिंग हुई कहां से हुई, लोथल से हुई। हालांकि इस बात को कई जगह ये भी कहा गया है कि नहीं, जो चेंज देखा गया वो वैदिक काल से ही देखा गया, मतलब वैदिक काल जो आगे का पोर्शन है उसमें देखा गया। ठीक है, लेकिन जबकि लोथल में ही ऐसा मिल गया था कि मकान के जो दरवाजे हैं, मकान के जो दरवाजे हैं सड़क की ओर, सड़क की ओर। ठीक है फ्रेंड, देखिए तो यहां पे चेंजिंग हमें देखने को मिला। ठीक है फ्रेंड्स, अब लोथल में दो तीन बातें और थी। पहली बात तो इस पूरे जितने सिंधु सभ्यता की बात थी, एक बार अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन अगर मेरी जो वीडियो पहले की पड़ी हुई अगर देखें तो कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। मैंने कहा कि जब सिंधु सभ्यता, समझिए जब सिंधु सभ्यता हम लोग पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे देखे हम लोग कि सिंधु सभ्यता एक शहरी, मतलब कि एक नगर योजन, मतलब कि शहरीकरण की सभ्यता है। और इसमें जब जैसे ही हम लोथल के बाद स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हमें ग्रामीण सभ्यता, एक दो बात और चेंज मिलेगा। जैसे मैंने कहा दरवाजा का, मतलब मकान का बताया कि सड़क की ओर ना खुलकर कहाँ खुलते हैं, पीछे की तरफ खुलते हैं। तो इसमें दो तीन बात ध्यान दीजिएगा, जो चेंजिंग होगी वो हम बताते जाएंगे पॉइंट बाय पॉइंट, और क्वेश्चन वहीं से बनते हैं कि किस काल में या किस समय दरवाजा क्या नाम है कि सड़क की तरफ खुलना हमें मिला, ऐसा अवशेष किस में मिला। तो आपको लोथल ही मारना है फ्रेंड्स, कहाँ पे, लोथल को, क्योंकि लोथल से ही चेंज होना चालू हो गया है। ठीक है, अब आगे हम लोग और देखेंगे, लेकिन इसमें सिंधु सभ्यता की बात करें तो जब पहली दूसरे वीडियो जब स्टार्टिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हम यही एक ही बात बताए थे कि ये जो सभ्यता है पूरी तरह से मातृसत्तात्मक समाज है। कैसा है, जिसमें माता की खास तौर से उसमें कोई भी कार्य होता था तो माता का अहम रोल होता था। उनसे सजेशन लेना, उनसे राय लेना, उनसे बिना पूछे कोई वर्क नहीं होता था, कोई काम नहीं होता था। इस तरह की बातें उसमें देखने को मिला, यानी स्टडी करते थे तो उसमें हमें प्राप्त हुआ कि नहीं, उस टाइम पे जो हमारे जो समाज थे वो कैसे थे, मातृसत्ता थे, यानी माता का ज़्यादा रोल हुआ करता था। कोई भी सोसाइटी में माता ज़्यादा रोल अदा करती हैं और आज भी करती हैं, लेकिन उसे दबा दिया जाता है। तो आज हम कंपेरिजन ही हम लोग जब स्टडी कर रहे हैं, बाकी जो बातें होंगी हम बताते चलेंगे, लेकिन अब ये नहीं कि आज दबाया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है या फिर उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये बातें एक कहने को हैं, जो बोलना चाहते हैं बोलें, जो कहना चाहते हैं कहें, लेकिन जो चेंजिंग है मैं बताना चालू करता हूँ कि लोथल से बंदरगाह और मकान के दरवाजे आपके सड़क की ओर खुलना, मतलब ऐसा मिला हमको कि वो सड़क की ओर दरवाजे खुलने लगे थे। अब दूसरी बात अब आती है इसमें, देखिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता बड़े अच्छे से देखिए, अभी इसीलिए मैं जिक्र किया कि वहां पे मातृसत्ता थी और वहां पे क्या था, शहरीकरण थी। वहां का उस टाइम की जो समाज था कैसा था, शहर पूरी तरह से सुनियोजित था। और ये जो अब यहाँ से जो वैदिक स्टार्ट होगा, यहीं से ही आर्यों का आगमन भारत में चालू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं से आपके आर्य भारत में आना चालू हो जाते हैं। उसको भी हम लोग एकदम सीरियल वाइज हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझेंगे जो इसका काल, जो टाइम पीरियड है वो हमारा है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए बात को, यहां पे अब थोड़ी सी हम लोग और स्टडी कर लेंगे। जब वैदिक जैसे ही वहां बात आएगी तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे
ये जो सभ्यता थी ग्रामीण थी। कैसी थी? ग्रामीण। मैं यही लिख देता हूं, कैसी थी, या अलग से मैं लिख देता हूं फ्रेंड, नोट में देखिएगा। ये वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता। देखिए ये कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और यहां से पुरुषों का वर्चस्व बढ़ गया। ठीक है फ्रेंड, यहीं से आप आ जाएगा क्या, वहां पे मातृसत्ता थी, यहां पे पितृसत्ता हो जाएगी, यानी पिता का प्रभाव यानी रोल ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कैसे चेंज हो रहा है। जब उतना जब आपको देख रहे थे, जब शहरीकरण किया गया था तो मातृसत्ता थी, अच्छा पूरा डेवलप हुआ था, सब कुछ था, कुआं था, स्नान घर थे, आवास थे, श्रमिक थे, बहुत कुछ था। हम लोग स्टडी किए एकदम स्टेप बाय स्टेप। लेकिन यहाँ पे जैसे ग्रामीण आएगी बात, जैसे ग्रामीण सभ्यता आई, वहां पे पुरुष का वर्चस्व बढ़ गया। ठीक है फ्रेंड, पुरुष का वर्चस्व बढ़ने का मतलब सीधा सीधा पर्पज ये है कि इस सभ्यता में देखिए, जो इस सभ्यता में थी वो यहाँ पे वेदों के अकॉर्डिंग थी। किसके अकॉर्डिंग? जो वैदिक सभ्यता है किसके अकॉर्डिंग थी? वेदों की। किसके? वेदों के अकॉर्डिंग, वेदों के आधार। वेदों के आधार पर। ठीक है, जैसे ही वेद की बात आएगी फ्रेंड्स, अब उसमें देखेंगे वेद को हम लोग अगर देखा जाए, अब ये ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और एक दो बातें और यहाँ पे क्या, पितृसत्तात्मक थी। कैसी थी? एक दो बात और मैं यही लिख देता हूं, पितृसत्ता। कैसे थी? पितृ सत्ता समाज। ठीक है फ्रेंड्स, जो पितृसत्ता समाज थी, इसमें देखा गया कि जब यहां से जब पितृसत्ता का प्रभाव बढ़ा, यानी पिता यानी पुरुष का वर्चस्व बढ़ने लगा, तो ये सभ्यता देखिए, इसका मतलब क्या है, पुरुष और मातृसत्ता, यानी कि पितृसत्ता और मातृसत्ता में डिफरेंस क्या होता था। आप ही सोचिए, जब हम लोग हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, जब हम डेवलप थे तब तो वहाँ पे मातृसत्ता थी, तो बहुत अच्छे से हम लोग डेवलप भी कर रहे थे, और देखा गया कि उस टाइम के लोग काफ़ी आगे तक गए थे। लेकिन यही वैदिक काल की अगर बात कर ली जाए, जहाँ पे हमें ग्रामीण सभ्यता देखने को मिली। ठीक है, तो जब ग्रामीण सभ्यता जैसे आई, वहाँ पे पितृसत्ता यानी कि पिता का प्रभाव, यानी कि पुरुष का प्रभाव बढ़ना चालू हो गया था। यहीं से अब सोचिए, वहां से डेवलप करते करते हम लोग को फिर आज इस अवस्था तक आना पड़ा है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब ये है कि सिंधु जो सभ्यता थी वो काफी डेवलप, जो आज हम लोग देख रहे हैं वो उस टाइम पे भी था वहां पे। ठीक है, ऐसा मतलब स्टडी करने पे समझ में आता है। ठीक है, अब आते हैं इसमें, अब ऋग वैदिक काल। देखिए समझिए बात को, यहाँ पे ऋग वैदिक काल को और आगे देख लेते हैं फ्रेंड। ऋग वैदिक काल को, ऋग वैदिक का क्या, ऋग वैदिक का। अब यहां पे ऋग वैदिक काल को, यहां से देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, समझिए, क्योंकि एक ही में हो जाएगा कंफ्यूजन। आइए देखिए, वैदिक काल को, वैदिक काल, इसको दो पार्ट में कर दे। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। पहला ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और दूसरा हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर
उत्तर वैदिक काल। फ्रेंड्स, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, यहाँ पे टाइम पीरियड भी हम लोग देख लेते हैं। 1500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, और ये 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए यहां पे एक देखिए ईसा पूर्व, और यहां पे 1000 से 600 ईसा। ईसा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो टाइम पीरियड, यहां से क्वेश्चन आपको पुटअप किए जाएंगे। इसलिए पुटअप किए जाएंगे कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो लगभग अभी तक जो हम लोग स्टडी किए हैं, जो देखे हैं पेपर में, ये आता है कि ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड पूछ लेगा तो आपका आंसर होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अब इसमें जैसे उत्तर वैदिक काल में यहाँ तक 1000 हो गया, 1000 से 600। ठीक है, अब इसमें फ्रेंड्स वैदिक काल में जो आर्यों का आगमन हुआ, अब यहीं से देखिए थोड़ा और हम लोग देखते हैं। वैदिक काल में वैदिक काल आर्यों का आगमन। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी फ्रेंड। देखिए वैदिक काल में आर्यों का आगमन, इसको अच्छे से स्टडी करिए और समझिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट आपके क्वेश्चन आएंगे कि आर्यों को जो आगमन था, आर्य आए कहाँ से थे। ठीक है, आर्य को कौन कौन से लोग अपना अलग अलग मत दिए, ये क्वेश्चन आपसे अक्सर करके क्वेश्चन पूछते थे। और सब जानते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, लेकिन किसने कहा, कौन कहा, और कौन लोग किसको क्या बात बोले थे, ये सारी चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आर्यों के आगमन में मैक्स मूलर पहले जो थे, कौन थे? मैक्स मूलर, ये इन्होंने ये जब स्टडी किए, इनका जो मत था, ये जो बताए कि जो आर्य आए थे वो कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे फ्रेंड्स? मध्य एशिया से। देखिए आप स्लो जरूर पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन इस बात को समझिए कि आप एक एक पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं और पेन कॉपी लेकर बैठे रहें और नोट करते जाएं। अगर आपको वैसे भी चीजें हम ज्यादा एक्स्ट्रा इसलिए नहीं बताते कि जो आपके काम में आए, और फालतू डिस्कस करने से अच्छा है कि टॉपिक के हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, आइए, जब आर्य को मैक्स मूलर थे, इन्होंने बताया कि जो आर्य आए थे ये मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर थोड़ा और चेंजिंग कर दिया जाए कि दयानंद सरस्वती, एक कौन? दयानंद सरस्वती, इन्होंने बता, देखिए अब यहीं पे क्या है, अलग अलग मत हो जाएगा। इन्होंने जो बताया था वो बताया कि आर्य आए थे कहां से? तिब्बत से। कहां से आए थे? तिब्बत से। तिब्बत से आए थे।
कहाँ से आए थे? आर्य तिब्बत से आए थे। जो अगले जो तीसरे जो बताए वो देखिए, जो बाल गंगाधर तिलक थे, कौन? बाल गंगा तिलक। जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने उत्तरी ध्रुव बताया था। क्या बताया था? उत्तरी ध्रुव। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप समझिए यहीं पे जो सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं, ये बनते हैं कि आर्यों का आगमन कहां से था, और एक्चुअल में आर्य जब आए तो वो कहां रहना स्टार्ट किए। ये भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं और क्वेश्चन देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। इसलिए कि हम लोग जब पेपर उठाते हैं तो ये क्वेश्चन नॉर्मल जो पूछे जाते हैं वो जब गलत करके आते हैं स्टूडेंट ने, तो सिलेक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाता है। इसलिए कि आप जब नॉर्मल क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे तो जो और क्वेश्चन हैं तो उससे क्या होता है कि जब नॉर्मल गलत होने पे आप जब आंसर की जब आती है, जब मिलाते कहते हैं अरे ये तो हम जानते थे, पढ़े थे, लेकिन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपको हम ये भी एडवाइस करना चाहेंगे कि आप इसको पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन आप पढ़ते वक्त ऐसा नोट्स बनाइए कि आपको रिवीजन करने में बहुत कम टाइम लगे। ठीक है, आपका नोट्स आप ही समझे, ऐसा बनाएं, आपको दिखाना नहीं है। और किसी को हम कहते हैं कि 2-3-4 चीज़ों से अगर समाज से बच जाएंगे तो आप एकदम नेचुरल निखार आप में आ जाएगा। मिलावटी, बनावटी, दिखावटी और सजावटी, ठीक है, 4-5 चीज़ें ऐसी हैं, आप उसके बिल्कुल चक्कर मत पड़े कि हमको किसी को दिखाना है, हमको किसी के सामने बहुत वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका नोट्स आपके अकॉर्डिंग होने चाहिए। आप समझिए, आप अपने हिसाब से, क्या आपको जो नहीं समझ में आ रहा है उसको नोट करिए, जो समझ में आ रहा है उसको आप शॉर्ट करने की कोशिश करिए कि इस नोट्स को हम ही समझें या अगला भी समझे, कोई बात नहीं है, लेकिन जो नोट्स हो आपको समझ में आना चाहिए। आप चाहें जब एग्जाम आ जाए तो 10 दिन 15 दिन में आपकी हिस्ट्री पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये नहीं कि एग्जाम आ गया और एडमिट कार्ड आ गया अब दौड़ना चालू किए, कौन से कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, अरे ये तो यहाँ से उठा लिया, इस हिस्ट्री से को दिए, ये टॉपिक दिया, वो टॉपिक दिया है, तो कोई बात नहीं। मैंने कहा कि मैं सीरियल बाय सीरियल पूरी हिस्ट्री खत्म करूँगा और इसी चैनल पे आपको बिलीव करिए कि मैं इसी चैनल पे आपको हिस्ट्री का एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। ये मैं इसीलिए कहा कि मैं कमज़ोर विद्यार्थियों को लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो पढ़ें और उनका शॉर्ट नोट्स हो, और कोई कमज़ोर उमजोर नहीं होता है फ्रेंड्स, सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, हम कहते हैं कमज़ोर विद्यार्थी हों कोई बात नहीं है, लेकिन मेहनत करने वाले होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मेहनत करें और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके साथ मेरी जितनी एनर्जी होगी मैं पूरी एनर्जी आपके साथ ईमानदारी से लगाऊंगा। फ्रेंड आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, वैदिक काल में आर्यों को जो आगमन हुआ था, मैक्स मूलर कहते हैं कि ये मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो तिब्बत से आए थे। क्या कहते हैं? ये तो तिब्बत से आए थे। अब इन दोनों लोगों में ये चल ही रहा था, तब तक बाल गंगाधर तिलक कह रहे अरे आप लोग तो झूठा लड़ रहे हैं, ये उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे तो जो इन लोगों में भी स्टडी किया गया, तो जो सबसे सही लगा, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है और जिसको सही मानता है आयु, वो होता है मध्य एशिया। कौन सा होता है? मैक्स मूलर। किसके अकॉर्डिंग? लेकिन अगर क्वेश्चन अगर घुमाने का मन कर दिया तो अगर पूछ लेगा कि दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग आर्य कहाँ से आए थे, या दयानंद सरस्वती के आधार पे आप बताएं कि आर्य कहाँ से आए थे, ठीक है, तो आपको आंसर ऐसा नहीं है कि हम अगर मध्य एशिया कहते तो कहीं अगर ऑप्शन मध्य एशिया रहे और उसमें दयानंद सरस्वती पूछे तो आप टिक मारें और चले आएँ और खुश रहें कि हम तो सही सही करके आ रहे हैं। तो सिलेक्शन के लिए एक एक नंबर भी जुटाना पड़ता है और उसी नंबर के लिए हम जुटे हुए हैं कि आपका एक भी नंबर हिस्ट्री से तो न जाए। ठीक है, हिस्ट्री से तो न जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें वैदिक काल में देखिए, फिर सुन लीजिएगा, मैक्स मूलर जो थे इनको सबसे अधिक आयोग माना है। ठीक है, इनको सबसे अधिक माना है कि ये जो मैक्स मूलर थे, इनमें जो
सबसे अधिक क्वेश्चन इनको माना है मैक्स मूलर को। किसको? मैक्स, इसलिए कि ज़्यादा जो मध्य एशिया से आया, तो यहाँ पे क्वेश्चन एक दो बातें और बच गई हैं। देखिए ध्यान से, जब मध्य एशिया से आए तो आर्य भारत में आए तो किस रास्ते से आए और रहना कहाँ चालू किए, क्वेश्चन ये भी बनता है। तो जब आर्य मध्य एशिया से आए तो मैं एक दो बात और इसी में ऐड कर देता हूँ। देखिए मैं नोट में यहाँ लिख देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए आर्य मध्य एशिया मध्य एशिया मध्य एशिया से भारत में अफगानिस्तान, देखिए फ्रेंड्स, अफगानिस्तान और पंजाब, अफगानिस्तान और पंजाब, ठीक है, पंजाब। तो सबसे पहले देखिए, आज आपको लग रहा है कि सर अफगानिस्तान तो भारत में है नहीं। जब उस टाइम की बात, जब देखिए टाइम पीरियड कहाँ बता रहा है, टाइम पीरियड आपका इसमें जो है आपका सीधे आप जाइएगा कहाँ 1500 ईसा पूर्व में, तो वहाँ पे जो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे भारत के हिस्से थे। ये सभी के सभी क्या थे? भारत के हिस्से थे, भारत के पार्ट थे। तो जब मध्य एशिया से आए तो अफगानिस्तान और पंजाब, ठीक है फ्रेंड्स, आप इन दो चीज़ को याद रखिएगा। और इसमें जो मौर्यों की प्रशासनिक इकाई थी, एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा, मौर्यों की प्रशासनिक इकाई, मौर्यों की प्रशासनिक इकाई। देखिए फ्रेंड्स, मौर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी, मौर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी, इस इकाई को 5 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 5 भाग में। देखिए 5 भाग में इसलिए बांटा गया कि इसको क्वेश्चन बन जाता है कि जो उनकी प्रशासनिक इकाई थी, जो सबसे छोटी इकाई थी, उसे क्या कहते हैं, तो कुल कहते हैं। ये क्वेश्चन नॉर्मल कई बार देखने को मिला है, लेकिन हम लोग पांचों को एक एक करके पांचों को स्टडी करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आइए, पहला जो हमारा है कुल, दूसरा ग्राम, दूसरा है ग्राम, और तीसरा विष, और चौथा है जन, और 5वां है राष्ट्र। क्या है? राष्ट्र। फ्रेंड्स, इसको देखें, सभी को देखें, तो जो सबसे छोटी इकाई हमने कहा वो कौन सी है? कुल है। कौन सी? कुल। लेकिन जब सबसे बड़ी की बात आएगी तो मैं सीरियल क्रम से ही लिखा हूं कि सबसे जो बड़ी इकाई आएगी तो राष्ट्र, और सबसे छोटी आएगी तो कुल। ये 2 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। जब मौर्यों की प्रशासनिक इकाई से क्वेश्चन बनेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद यही है, एक बार फिर से आप देख लीजिए, इसीलिए मैंने इसको, देखिए आप यहाँ से स्टडी करिए, अब एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो आप ऊब जाएंगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि छोटा वीडियो रहे और
ज़्यादा हो जाए वीडियो कोई बात नहीं, लेकिन छोटी छोटी वीडियो रहो तो आप पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है फ्रेंड। नहीं तो एक वीडियो अगर 1 घंटे या 2 घंटे की बना दें तो उसमें क्या होगा कि आप देखेंगे तब तक किसी का फ़ोन आ गया या मोबाइल में मैसेज आ गया, आप इधर उधर चले जाते हैं। ये सारी चीज़ हमारे दिमाग में चल रही है कि आपको कैसे अपने तरफ, किस तरह से आपको स्टडी लाइन से अच्छे से जोड़ दिया जाए कि आप भटके ना, आपको जो पढ़ें वो आप उसका रिप्लाई कर पाएँ, उसको पेपर में करके आएँ, ये चीज़ हम चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड। आइए वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। इसमें अगर वैदिक काल को देखा जाए 2 पार्ट में डिवाइड, कितने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और इसमें देखिए, अच्छा इसमें देखिए एक चीज यहां मिस हो रहा है, वैदिक काल की बात करें तो 1500 से, देखिए मैं लिखा हूं 1500 से 600 ईसा पूर्व, ये वैदिक काल है, ठीक है। लेकिन अगर उस वैदिक काल में जब दो पार्ट में डिवाइड किए तो जब ऋग वैदिक काल की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसमें देखिए टाइम पीरियड पूछता है फ्रेंड, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बात को आपको क्लियर होना चाहिए। एक ही टॉपिक हो, 2 ही टॉपिक हो, लेकिन एकदम बात क्लियर होनी चाहिए कि आप किसी भी तरह उस टॉपिक को भूल कर पेपर में गलत ना करें, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक एक बात को ध्यान दें, टाइम पीरियड बिल्कुल ध्यान दें फ्रेंड, टाइम पीरियड पूछे जाते हैं। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, कौन सा, ऋग वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, कहां से 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। अब इसमें जब इतना ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल हो गया तो इसमें थोड़ा सा हम कहें कि इसमें आर्यों की जब बात की गई, जैसे ही ऋग वैदिक काल होता है तो आर्य वहां से ही स्टार्ट हो जाते हैं। आर्य कहाँ से आए, कैसे आए, कौन किन का क्या मत था, मैंने बताया था ना। मैक्स मूलर को ज़्यादा लोग वही आयोग मानता है कि वो मध्य एशिया से आए थे, अफगानिस्तान और पंजाब में सबसे पहले अगर भारत की बात करें तो वहीं पे उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो आर्यों का आगमन, आर्यों के आगमन मैंने कहा कि मैक्स मूलर को ज़्यादा मानते हैं, तो मैक्स मूलर को मैंने कहा कि आर्य आए कहाँ से थे, मध्य एशिया से। लेकिन सर्वाधिक क्वेश्चन इसी को मान रहे हैं कि आए थे कहाँ से, मध्य एशिया से ही आए थे। लेकिन दयानंद सरस्वती को भी देख लें, दयानंद सरस्वती भी कहते हैं कि ये नहीं ये तिब्बत से आते हैं, लेकिन इनका क्वेश्चन अभी तक आयोग नहीं मानता है, ठीक है फ्रेंड। इसलिए टिक ना करें। अगर पूछता है पर्सनली, अगर पूछता है कि दयानंद सरस्वती के आधार पे आर्य कहाँ से आए थे या आर्य कब आए थे, कहाँ से आए थे, तब आपका आंसर होगा तिब्बत से आएंगे, ठीक है। अगर जब पर्सनल नाम ले लेगा ना, जब उनका नाम खुद ले लेगा कि नहीं हमें दयानंद सरस्वती की अकॉर्डिंग बताइए या बाल गंगाधर तिलक की अकॉर्डिंग बताइए, तो आपको तब भटकना नहीं है, तब डायरेक्ट आप तिब्बत और बाल गंगाधर पूछेगा तो आप उत्तरी ध्रुव बता देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आइए मैंने कहा मध्य एशिया से आए थे और अफगानिस्तान पंजाब में रहते थे, ठीक है, यहां तक हो गया था। आइए मौर्य की प्रशासनिक इकाई, मैंने कहा 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर दी। कितने पार्ट में, 5 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 5 पार्ट में कहने का मतलब ये क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि जो पहला जो कुल लिखे हैं ना, ये बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स। आप बिलीव नहीं करेंगे, कोई पेपर उठाइए लगभग ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो आर्यों की जो देखिए यहां पे देखिए आर्यों की क्या है, यहां पे देखिए फ्रेंड मिस हो गया था, आर्यों की प्रशासनिक इकाई, ठीक है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई क्या है, कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र, ठीक है। अब इसमें सबसे छोटी जो है वो कुल है और सबसे बड़ी राष्ट्र है। ये इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन बनते ही नहीं है, ठीक है। हम लोग और भी बातें स्टडी करेंगे फ्रेंड्स, आप मन लगा के स्टडी करिए, हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए, और उम्मीद यही है कि आप जब हार्ड वर्क करेंगे तो मैं यही उम्मीद और आशा आपको दिला रहा हूं कि आपसे दुगुना ऊर्जा से मैं और अगली जो भी टॉपिक आप कमेंट में करेंगे कि सर इस टॉपिक को और डिस्कस करिए, या लगता है कि नहीं इस टॉपिक पे कम डिस्कस हो पाया है उसको सर और डिटेल बताइए, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन आप फ्रेंड पढ़ना चालू कर दें, पेपर आ जाएंगे या जो भी कंपटीशन की तैयारी करें, जब पेपर आ जाएंगे उस टाइम पे तैयारी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको डिप्रेशन ही मिलता है। इसलिए मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे
और जो टॉपिक अगर लगता है कि नहीं इसमें और डिस्कस होगा, आप कमेंट में बताएं फ्रेंड्स, मैं जरूर उस पर डिस्कस करूंगा और डिटेल में डिस्कस होगी। उसके लिए मैं पर्सनल एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर लग रहा है आपको कि नहीं इस टॉपिक को सर और बताइए और डिटेल में ले जाइए, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन अपने अकॉर्डिंग मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन छूटे ना जो पेपर में आपको आते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको जब मुझसे लग रहा है कि आपको इम्प्रूव होगा, नॉलेज इम्प्रूव होगा, तो आप हमें भी थोड़ा मोटिवेट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कि आपको जब लग रहा है कि नहीं सर से हमें बेनिफिट है, तो हम ऐसा करिए और हमारे चैनल को ज़रूर आप दोस्त बढ़ाइए आगे, और मोटिवेशन मिलेगा तभी और ऊर्जा से हम मेहनत करेंगे। ठीक है दोस्त, उम्मीद यही है आपसे। थैंक यू, धन्यवाद।